हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और पेंडुलम वीडियो पे आपका स्वागत है। फटाफट से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि इस सेशन को फटाफट से ज्वाइन कर लें। हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 25 जून 2020 के। और जिन जिन लोग ने हमारे चैनल पेंडुलम वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए नोटिफिकेशन के लिए। शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की। पहली न्यूज है, रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है। रूस के जो विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव, इन्होंने ये बात कही रूस भारत चीन के रक्षा मंत्रियों की त्रिपक्षीय वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक के दौरान। यूएनएससी में जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होती है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर स्थायी सदस्य होते हैं। फटाफट से कमेंट करके बता दो कि कौन कौन से जो है 5 स्थायी सदस्य होते हैं। रशिया, फ्रांस, यूके या ब्रिटेन, यूएसए और चाइना। वेरी गुड। हाल ही में भारत 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है और भारत का जो 2 साल का कार्यकाल है वो 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। चीन ने कहा है कि भारत जो है इस परमानेंट सीट का एक अच्छा दावेदार है और उसको ये सीट जो है मिलनी चाहिए, तो उसी को समर्थन यहाँ पे दिया गया है रूस के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें, यूनाइटेड नेशन के जो 6 प्रमुख अंग हैं उनमें से एक है। इसका मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का समर्थन किया है? रूस, वियतनाम, अमेरिका, इटली। जल्दी से कमेंट करके बताओ सही आंसर क्या होगा। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रूस। अगली न्यूज देखते हैं। भारत सरकार नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च आयोग के कर्मचारियों की संख्या 50% कम करेगी और साथ ही भारतीय उच्च आयोग भी अगले 7 दिन में इस्लामाबाद स्थित अपने उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या में 50% कम करने वाला है। भारत सरकार ने यह निर्णय निम्न कारणों से लिया है। उच्च आयोग में काम करने वाले पाकिस्तानी अधिकारियों का व्यवहार वियना संधि के अनुसार नहीं है। साथ ही पाकिस्तान का सीमा पार से हिंसा और आतंकवाद को समर्थन कर रहा है लगातार, तो इस कारण भी यह निर्णय लिया गया है। पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग के 2 अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उनको बंदूक की नोक पे उनको जो है उठा के ले गए थे, तो ये उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ था, तो उस चीज के चलते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए वियना संधि की बात करें तो वियना संधि या वियना सम्मेलन राजनयिक संबंधों पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 2 स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों के लिए मानक को परिभाषित करती है। वियना संधि पर 1961 में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 24 अप्रैल 1964 में प्रभाव में आई थी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल में भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान के उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या में कितनी कमी करने का निर्णय लिया है? 20%, 30%, 40% या 50%? फटाफट से सही आंसर कमेंट करो। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 50%। अगली न्यूज देखते हैं। भारत फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करेगा। इस निर्णय की सूचना आभासी मंत्री स्तरीय वचन सम्मेलन को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस निर्णय का जो है बताया कि ये निर्णय भारत ने लिया है। साथ ही भारत नियमित रूप से अनुकूलित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा फिलिस्तीनी युवाओं और अधिकारियों को 250 वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारत अगले सप्ताह फिलिस्तीन को एक मेडिकल शिपमेंट भी भेज रहा है, क्योंकि जो फिलिस्तीनियों की जो कंडीशन है वो अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी ये एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका उद्देश्य निकट पूर्व में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के राहत और मानव विकास कार्य का समर्थन करना है। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी शरणार्थी की परिभाषा के तहत उन फिलिस्तीनियों को कवर करती है जो 1948 में फिलिस्तीनी युद्ध के दौरान अपने घरों से बेघर हो गए थे। इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वह अम्मान, जॉर्डन में स्थित है। इस संस्था के जो वर्तमान कमिश्नर जनरल हैं वो है फिलिप लाजारिनी। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945, 1956, 1950, 1949। तो फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 1949 को इसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। रूस, भारत, चीन, RICB कहते हैं इसे, रशिया, इंडिया और चाइना त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुई और बैठक में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने एक टिकाऊ विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए निम्न बातों पर बल दिया। पहली चीज, अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना, साझेदारी के वैध हितों को मान्यता देना, बहुपक्षवाद का समर्थन करना और आम अच्छाई को बढ़ावा देना। रूस, भारत, चीन की यह 17वीं त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय बैठक थी और इससे पहले जो 16वीं बैठक थी वो 27 फरवरी 2019 को संपन्न हुई थी। कहाँ पर? वुजेन, चाइना में। तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि 2019 में या फिर जो 16th मीटिंग हुई थी RIC की वो कहाँ पर हुई थी? तो वो चाइना में हुई थी। इसमें भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हिस्सा लिया था। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में रूस, भारत, चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तर की कौन सी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संपन्न हुई है? 6ठी, 10वीं, पहली या 17वीं? सही आंसर कमेंट करिए फटाफट से। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि 17वीं बैठक। अगली न्यूज देखते हैं। UNHRC ने म्यांमार से रोहिंग्याओं की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 47 सदस्यों में से 37 ने इस प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया है और इस प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने म्यांमार से रोहिंग्याओं के स्वैच्छिक, सुरक्षित, गरिमापूर्ण और टिकाऊ वापसी का संकल्प किया है। और म्यांमार के रंखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुस्लिम जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं जिनके खिलाफ मानव अधिकारों के उल्लंघन और दुर्व्यवहार के मूल कारण को संबोधित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया है। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो ये रोहिंग्या मुस्लिम हैं ये किस कंट्री से जुड़े हुए हैं, किस कंट्री के अल्पसंख्यक हैं? तो ये म्यांमार से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये म्यांमार के रंखाइन प्रांत में जो है एक अल्पसंख्यक हैं और साथ ही इस प्रस्ताव में हिंसा और मानवाधिकारों के उल्लंघन की पृष्ठभूमि में म्यांमार से भागे रोहिंग्या शरणार्थियों को शामिल करने के अपने मानवीय प्रयासों के लिए बांग्लादेश की सराहना भी की गई है। UNHRC की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मानवाधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना है। इसमें 47 सदस्य 3 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। इसकी स्थापना 15 मार्च 2006 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 102, 95, 47 या 83? फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 47। अगली न्यूज देखते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह अगले साल फरवरी तक के लिए स्थगित। हाल ही में फिल्म और टेलीविजन का वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड समारोह अगले साल फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब इनका वितरण हर साल की तरह जनवरी के पहले रविवार को ना होकर 28 फरवरी 2021 में किया जाएगा और यह निर्णय कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी के कारण लिया गया है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स की बात करें तो ये अवार्ड फिल्म और टेलीविजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए हर साल प्रदान किए जाते हैं। पहली बार ये अवार्ड 20 जनवरी 1944 को प्रदान किए गए थे। हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन द्वारा इन्हें प्रदान किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स है इसको कौन प्रदान करता है? तो हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन इसको प्रदान करती है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड पहली बार किस वर्ष प्रदान किए गए थे? 1930, 1950, 1944, 1965? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दो। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 1944। अगली न्यूज देखते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद यानी कि IIM अहमदाबाद ने एंडाउमेंट फंड लॉन्च किया है और इसकी शुरुआत 10 संस्थापक पूर्व छात्रों से 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक प्रतिबद्धता के साथ की गई है। एंडाउमेंट का लक्ष्य 5 साल की अवधि में 1000 करोड़ रुपए जुटाना है। इस फंड के द्वारा संस्थान का वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जाएगा। यह कोष संस्थान के दीर्घकालिक लक्ष्यों को पूरा करने और अपनी स्वायत्तता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस प्रकार का बेंचमार्क स्थापित करने और अन्य संस्थानों को प्रेरित करने वाला IIM अहमदाबाद भारत का पहला प्रबंधन स्कूल है। IIM अहमदाबाद की स्थापना 1961 में की गई थी। काफी फेमस है IIM अहमदाबाद इंस्टीट्यूट।
जो भी बच्चे कैट की तैयारी कर रहे होते हैं उनका सपना होता है कि IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिले, वहाँ से MBA करें और पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने एंडोमेंट फंड लॉन्च किया है? अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता या कोझिकोड? फटाफट से कमेंट कर दो सही आंसर। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नहीं, यानी कि अहमदाबाद। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने नैनोजाइम विकसित किया है और यह जो नैनोजाइम है ये बैक्टीरिया के सेल झिल्ली को सीधे उसके फॉस्फेटिपिड्स को लक्षित करके नष्ट कर सकते हैं। नैनोजाइम नैनो मटेरियल हैं जो रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया श्रेणी की कोशिका झिल्ली को विघटित कर सकते हैं। यह अध्ययन हाल ही में एप्लाइड बायोमेट्रिक्स जर्नल में प्रकाशित किया गया था। इस नैनोजाइम को टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटाइटिस, पेचिस, हैजा और निमोनिया आदि के बैक्टीरिया नष्ट करने में सक्षम पाया गया है। यह माना जा रहा है कि यह नैनोजाइम उन एंटीबायोटिक्स की जगह ले सकता है जो अप्रभावी हो गए हैं, क्योंकि यह बैक्टीरिया ने अपने स्वयं के एंजाइम का उत्पादन करके उनके लिए प्रतिरोधक विकसित कर लिया है। तो हमने देखा है कि जो काफ़ी बैक्टीरिया हैं वो एंटीबायोटिक्स का असर उन पे नहीं होता है, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है। तो वो अपने आप को उन्होंने म्यूटेट करके और इस तरह से अपने आप को बना लिया है कि वो अब जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो गए हैं, तो उस जगह पर हम इन नैनोजाइम्स को इस्तेमाल कर सकते हैं और काफ़ी जो बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट किया जा सकता है। उनकी जो कोशिका झिल्ली है उसको विघटित कर सकते हैं इसके द्वारा। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने नैनोजाइम विकसित किया है। यह नैनोजाइम इनमें से किस रोग के बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है? टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटराइटिस, पेचिस या उपरोक्त सभी? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। अगली न्यूज देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा कोविड-19 के लिए उपयोगी बताई जा रही नई दवा का विवरण मांगा है और ज्ञातव्य है कि हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कोरोनिल और सवसरी नाम की दवाएं बनाई हैं जिन्हें पतंजलि द्वारा कोविड-19 के उपचार में उपयोगी बताया जा रहा है और इस पर आयुष मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से दवा का नाम और उसे बनाने में इस्तेमाल किए गए पदार्थों आदि से संबंधित विवरण जल्द से जल्द उपलब्ध कराने को भी कहा है। और ये जो दो दवाइयां हैं जो कोरोना किट के अंतर्गत दी गई हैं, तो ये बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाएंगी, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएंगी, जिसके कारण जो है कोविड-19 से रिकवर होने में या फिर आप कोविड-19 से बच सकते हैं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने कंपनी से इस दवा के अनुसंधान और परीक्षण का प्रमाण भी मांगा है। इसके अतिरिक्त क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री इंडिया का पंजीकरण और अध्ययन के परिणाम का ब्यूरो भी उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। मंत्रालय ने उत्तराखंड सरकार की दवाइयों को लाइसेंस जारी करने वाली एजेंसी से भी आग्रह किया है कि वह इस दवा से संबंधित लाइसेंस की प्रतियां और इससे स्वीकृति प्रदान करने का ब्यौरा भी उपलब्ध कराए। इसके अलावा संबंधित आयुर्वेदिक दवा निर्माण कंपनी को सूचित किया गया है कि आयुर्वेदिक दवाओं सहित दवाओं के ऐसे विज्ञापनों को ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने कोविड-19 के उपचार के लिए कौन सी दवा विकसित की है? कोरोनिल, सवसरी, फेबीफ्लू, ए और बी दोनों? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर रोक लगा दी है और ये जो रोक है ये इस साल के अंत तक के लिए लगा दी गई है। यह निर्णय 24 जून से प्रभावी होगा। अमेरिका में काम करने की उम्मीद कर रहे भारत के टेक वर्कर्स के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। साथ ही H4 वीजा, L वीजा, H2B वीजा और J वीजा पर भी साल के अंत तक के लिए रोक लगा दी गई है। ट्रंप ने महामारी के दौरान अमेरिकी नौकरियों की रक्षा करने के लिए निर्णय लिया है, लेकिन तकनीकी उद्योग के साथ साथ राजनेताओं ने भी इस निर्णय की आलोचना की है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सा वीजा कौन से धारक के लिए होता है। तो H1B वीजा जो होता है वो तकनीकी वर्कर्स के लिए होता है। L1 वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए होता है। H4 वीजा H1B जो वीजा होता है उसके आश्रित के लिए होता है। H2B वीजा गैर कृषि श्रमिकों या फिर सीजनल वर्कर्स के लिए होता है। J1 वीजा जो होता है वह अनुसंधान विद्वानों या प्रोफेसर्स के लिए होता है।
तो इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सही से सम्मिलित नहीं है? यहाँ पे वीजा दिया हुआ है और आपको धारक दिए हुए हैं। H1B वीजा तकनीकी वर्कर्स के लिए, H4 वीजा H1B के आश्रित के लिए, L वीजा गैर कृषि श्रमिक के लिए और H2B वीजा इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के लिए। फटाफट से कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। केवल 1, केवल 2, 3 और 4, 2 और 3। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 3 और 4 जो है वो गलत हैं और जो 1 और 2 हैं वो सही से सम्मिलित हैं। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। चीन ने जापान के सेनकाकू द्वीप समूह पर अपना अधिकार जताया है। हाल ही में चीन ने गलवान घाटी के मुद्दे पर भारत के साथ हिंसक झड़प के बाद अब जापान के सेनकाकू द्वीप समूह पर अपना अधिकार जताया है। यह द्वीप उट्सुरी, मिनामेकोजिमा और किता कोजिमा नामक द्वीपों का एक समूह है, जिसे जापान में सेनकाकू के रूप में और चीन में दियाओ के रूप में जो है इसको जाना जाता है। और सेनकाकू द्वीप श्रृंखला जापान द्वारा 1972 से प्रशासित किया गया है, लेकिन इसकी कानूनी स्थिति अभी तक विवादित है। यह जो सेनकाकू आइलैंड है ये चाइना, जापान और ताइवान के बीच में जो है एक डिस्प्यूट का कारण है और जो चाइना और जापान है इस पे अपना पूर्ण स्वामित्व जो है वो क्लेम करते हैं। कुछ समय पहले जापान ने विवादित निर्जन द्वीप श्रृंखला को कवर करने वाले प्रशासनिक क्षेत्र का नाम टोनोशिरो से सेनकाकू बदलने के लिए एक विधेयक पारित किया और इसी के चलते हुए जो चीन है उसने बोला अपना जो अधिकार है वो सेनकाकू पे जताया है, जबकि जापान का कहना है कि क्योंकि वो उस रीजन को प्रशासित कर रहा है तो उसके पास ये ऑटोनॉमी है कि वो वहां पर उसका नाम बदल सकता है। और ये नाम बदलने के पीछे कारण ये है कि एक टोनोशिरो एक जगह है जिससे वहां पर जापान में, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहे थे लोग, तो इसलिए यहाँ पे टोनोशिरो का जो सेनकाकू का जो नाम दे रखा था टोनोशिरो, उसको चेंज करके टोनोशिरो सेनकाकू रखने के लिए बोला गया है। द्वीप समूह टोक्यो के दक्षिण पश्चिम में 1931 किलोमीटर दूर है। द्वीपों को अंतर्निहित क्षेत्र कहते हुए चीन ने टोक्यो को यथास्थिति में किसी भी बदलाव के खिलाफ चेतावनी दी है। और ये जो सेनकाकू आइलैंड है, जो सेनकाकू द्वीप समूह है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ना ही ये स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है बट इकोनॉमिकली भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पर है, ईस्ट चाइना सी में है। तो इसकी जो लोकेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा, यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड्स यानी कि मछली के लिए काफ़ी जो है यहाँ पर रिसोर्स है। और दूसरा, यहाँ पर जो ऑयल रिजर्व्स भी हैं, तो इसीलिए ये जो है इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रैटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जिस पर चाइना जो है क्लेम कर रहा है। सेनकाकू द्वीप समूह विवाद किन 2 देशों के मध्य चल रहा है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। चीन और भारत, चीन जापान, भारत जापान या जापान ताइवान। फटाफट से कमेंट करके बताइए। सेनकाकू द्वीप समूह किन 2 देशों के बीच का एक विवाद है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चीन और जापान। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी में 2 लगातार विस्फोट हुए हैं और इन विस्फोटों से इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्यकर्ता के पास कुछ गांवों पे ग्रे राख बिछ गई है। 2010 में माउंट मेरापी के विस्फोट में 300 से अधिक लोग मारे गए थे और इससे पहले भी एक जो है विस्फोट हुआ था माउंट मेरापी में, वो मार्च 2019 में हुआ था, लेकिन उससे कोई ज़्यादा मेजर नुकसान नहीं हुआ था। इंडोनेशिया रिंग ऑफ फायर पर स्थित है और जो प्रशांत महासागर के चारों ओर से एक विशाल क्षेत्र है। यहाँ कई टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं और जो ये पूरा रीजन होता है रिंग ऑफ फायर का, तो यहाँ पर अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज हैं बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। यानी कि इंडोनेशिया 17,000 से अधिक द्वीप और द्वीप समूह इसमें शामिल हैं और लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर स्थित है। और 130 ज्वालामुखियों में से जो ये माउंट मेरापी है ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है, यानी कि मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। तो इससे प्रश्न हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि ये अब न्यूज़ में है और इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भाई आपके लिए वोल्केनो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इसकी लोकेशन याद कर लीजिए कि ये कहाँ पर लोकेटेड है और ये कैसा वोल्केनो है। वर्ल्ड के टॉप 10 मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है, उनमें से भी ये एक है और इंडोनेशिया में भी ये मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। माउंट मेरापी जिसमें
हाल ही में 2 लगातार विस्फोट हुए वह किस देश में स्थित है? इटली, वियतनाम, इंडोनेशिया या जापान? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स कवर कर लिए, उससे जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हमने पढ़ लिए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको सेशन पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपका डाउट ज़रूर सॉल्व करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है, वहाँ पे जाके आप ये सारे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है साइट पर, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, आपको काफ़ी स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, और यूं ही हमारे साथ तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।